नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर थिंक में। मैं हूं अभय कुमार। मैंने ये चैनल खास तौर पर उन छात्रों के लिए शुरू किया है जो कि हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं और जिन्हें पढ़ाई के लिए एक भरोसेमंद साथी की ज़रूरत है। इस चैनल पे आपको साइंस, मैथ, एसएसटी के सब्जेक्ट्स की पूरी जानकारी, पूरे कंसेप्ट विद हैंड रिटन नोट्स के साथ मिल जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस चैनल टॉपर थिंक को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको बस एक रफ कॉपी लेके बैठना है और जो भी मैं चीज़ें बताऊँ उनको साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। दूसरा बात आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो है टॉपर थिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये हैंड रिटन नोट्स साथ साथ मिल जाएंगे। हम यहाँ पे प्योर एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करेंगे ताकि किसी भी बोर्ड के बच्चे को दिक्कत ना हो, क्योंकि कोई भी बोर्ड हो वो प्योर एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। सीबीएसई वालों के लिए तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, चाहे जो भी बोर्ड है वो आराम से वो सभी बच्चे इनसे पढ़ सकें। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। तो अगर मैं बात करूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रिया, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कितने हैं, और फिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है समीकरण। फिर रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते कैसे हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बात करूँ तो हमें इस चैप्टर में मैंने पहले ही बता दिया कि इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला फर्स्ट वन इज इसका अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हमारा पहला टॉपिक होगा, हम पहले सभी इन पार्ट्स को कवर करेंगे कि अभिक्रिया में कितने क्या क्या है, और फिर हम सेकेंड पार्ट में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को कवर करेंगे। इसमें बेसिकली हमें ये अभिक्रिया पढ़ना है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम साथ में मिला के रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। उपचयन के प्रभाव की, अगर मेटल वेटल में अगर उपचयन होता है तो संक्षारण हो जाता है, और भोजन खाना में अगर उपचयन होता है तो उसमें क्या आता है, विकृत गंधिता आता है। विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी, बेसिकली ये खाने क्या हो जाता है, इससे खराब हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है। रंग में आप देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन के दौरान आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसको पता करने के लिए हम 2-4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। रंग, या तो उस केमिकल रिएक्शन में रंग में चेंज हो सकता है, या स्टेट में चेंज, अवस्था, अवस्था मतलब स्टेट, हो सकता है कि पहले वो लिक्विड में हो बाद में वो सॉलिड हो जाए, या पहले वो सॉलिड में हो बाद में वो लिक्विड हो जाए। टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आफ्टर रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए बीकर, या बहुत ज़्यादा बीकर ठंडा हो जाए, या कोई गैस भी निकलता हुआ आपको इसमें दिख सकता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें समीकरण। समीकरण में आपको पता है, जैसे कि समीकरण जब भी आप पढ़ने जाते हो तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए, अरे जब भी आप समीकरण पढ़ना है तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि समीकरण आपको पढ़ना क्या क्या है। तो समीकरण जब भी हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझना है कि समीकरण में 2 टाइप के समीकरण होते हैं बेसिकली, एक असंतुलित समीकरण और एक संतुलित समीकरण। तो हमें ये समझना होगा कि असंतुलित समीकरण क्या होते हैं और संतुलित समीकरण क्या होते हैं। तो जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हो कि मैंने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको मैं समीकरण के रूप में लिखूं तो मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इस समीकरण को हमने संतुलित समीकरण कहा है। क्यों कहा, अब इसको समझिए। देखिए, ये एरो के इस तरफ राइट हैंड साइड और एरो के लेफ्ट हैंड साइड, आपको दोनों तरफ फोकस करना है। तो अगर हम एरो के राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे Mg के आगे 2 लगा, इसका मतलब क्या है, 2 मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 है। और यहाँ भी मैग्नीशियम के आगे 2 लगा, इसका मतलब 2 मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यानी जितने मैग्नीशियम एरो के राइट हैंड साइड में हो उतने ही मैग्नीशियम एरो के लेफ्ट हैंड साइड में। सेम एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने ऑक्सीजन है 2, और एरो के राइट हैंड साइड में भी 2 को अगर वो एक ओ से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब एरो के राइट हैंड साइड में भी 2 ऑक्सीजन है, मतलब एरो के दोनों तरफ एटम बराबर हो, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे संतुलित समीकरण। लेकिन जबकि हम इस वाले कंडीशन में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैग्नीशियम तो 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और जब रिएक्शन बैलेंस नहीं होता तो इसे कहते हैं हम असंतुलित समीकरण। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 टाइप के रिएक्शन को और हमें पढ़ना है, एक होता है ऊष्मा शोषित अभिक्रिया, एक होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब सवाल आता है कि ये होता है क्या, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा क्षेपी। देखो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पे आपको क्या मिलता है, जहाँ पे आपको एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है बेटा, यहाँ पे रिलीज होता है। रिलीज किस फॉर्म में हो सकता है, तो इस फॉर्म ऑफ हीट, या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है, किसी और फॉर्म में भी एनर्जी यहाँ पे आपको रिलीज हो सकता है। और ऊष्मा शोषित अभिक्रिया क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो सभी रिएक्शन जिनको करवाने के लिए आपको एनर्जी क्या चाहिए, मतलब आप एनर्जी ये निकालेंगे नहीं, ये एनर्जी का यूज़ करेंगे तब जाके ये रिएक्शन होगा।
तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऊष्मा शोषित अभिक्रिया। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो हमें इस पूरा के पूरे फर्स्ट चैप्टर में इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है और इन्हीं चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली ये पूरे चैप्टर का लब्बो लुभाव है कि आपको अगर ये चीज़ें पता हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर आता है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो सबसे पहले मैं ये समझना होगा रासायनिक समीकरण होता क्या है। अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो आपको बताया गया है कि हर एक चीज़, बहुत सारी हमारी लाइफ स्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें रासायनिक अभिक्रियन हो रहा है। जैसे कि दूध का फट जाना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर में किण्वन हो जाना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन को पकाया जा रहा है, खाना बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, डाइजेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें, जो हम सांस ले रहे हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एक पार्ट है। तो हर जगह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और आपको इसी चीज़ों को समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले हमें बात करना होगा रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है किसी भी एग्जाम्स के अंदर, डेफिनेशन। तो देखो, जब भी दो केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन H2 मतलब क्या है, हाइड्रोजन O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। जब भी दो केमिकल आपस में रिएक्ट करके एक नया केमिकल बनाए, नया केमिकल क्या है, वाटर, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, प्लीज़ कीप इन माइंड। दो बातें आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक नया पदार्थ, दो या दो से अधिक केमिकल रिएक्शन आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन रिएक्ट करके हमेशा एक नया पदार्थ बनाएंगे। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वाटर नया पदार्थ है क्या? हाँ, बिल्कुल नया पदार्थ है। अब कैसे समझो, देखो अगर मैं आपको बात करूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक गैस है इसका जो क्या इस्तेमाल होता है, फ्यूल की तरह। आपको पता है हाइड्रोजन को जलाया जा सकता है, हाइड्रोजन जलने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फायर पॉसिबल है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तभी क्या पॉसिबल है, फायर, तभी आप आग लगा सकते हो, है ना। लेकिन वाटर, जो हमारा पानी है, वो क्या करता है, आग को, वो क्या करता है, हमारे आग को बुझाता है ना। आप इस बात को समझो कि ये जो नया पदार्थ बना है, इसको मैं नया इसीलिए कह रहा हूँ कि उसकी प्रॉपर्टी अलग है ना। एक खुद जल रहा है, देखो हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, लेकिन पानी क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, H2O मतलब होता है वाटर। H2O का मतलब क्या है, ये लिक्विड है, इसको हम क्या कहते हैं, H2O का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर। ये खुद क्या कर रहा है, आग को बुझाने की काम कर रहा है। तो आप जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया कहोगे किसे, अब आप समझ में आपको आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ या केमिकल्स आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है। यानी मुझे एक बात समझ में आ गया कि कोई भी बंदा बोले रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ पे एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे यहाँ पे वाटर एक नया पदार्थ बना। दूसरा, अब आपको एक बात समझो, दूसरा क्या समझना है कि वाटर के अंदर अगर मैं देखूं तो वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था। ऑक्सीजन के अंदर भी एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा था। आपको ये नहीं समझना हाइड्रोजन एक से कैसे जुड़ा, ऑक्सीजन दो से कैसे जुड़ा, ये आप फोर्थ चैप्टर में समझोगे अच्छे से। फोर्थ चैप्टर जो आपका कार्बन वाला है उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जब मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर में एक ऑक्सीजन के अंदर दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। तो देखो इनकी जो रासायनिक संरचना मतलब स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं, यहाँ पे दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा है। मतलब इनकी जो रासायनिक संरचना होगी, ये संरचना भी क्या है, अलग अलग होगी। तो इनके रासायनिक संरचना में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो अगर कोई भी बोले रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन बोलो तो आपको क्या बोलना है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, इसको नोट डाउन करके रखना। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थों के रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो तो नया पदार्थ बनता है। यहाँ भी दे रखा है कि देखो क्या बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। KIM का मतलब क्या होता है, KIM का मतलब होता है कीप इन माइंड। आपको कहाँ रखना है, इसको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको MCQ वगैरह हर एक चीज़ सॉल्व करने में काम आएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया होगा कब, इसको पहचाने का सबसे पहला तरीका क्या है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले हाइड्रोजन जुड़ा था, ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। दूसरा क्या है, एक नया पदार्थ बनना। आप देख रहे हो हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, जबकि पानी आग को बुझा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बनेगा। तो अगर आपको ये दो चीज़ें दिख रहा है तो आप कह सकते हो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है।
अब हम इस एनसीईआरटी में हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी में बेसिकली इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीशियम को कैसे जलाया जाता है, मैग्नीशियम को जलाने का कुछ प्रोसेस होता है, इसमें बहुत एमसीक्यू और 1 2 3 नंबर का सवाल बनता है। इसको हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। जब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीख जाएंगे उसके बाद ये सब पढ़ा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ रासायनिक अभिक्रिया में जो अगर हो रहा है, अगर आपको कैसे पता चलेगा कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, एनसीईआरटी बोलती है बेटा सबसे अच्छा तरीका क्या है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको जानने के लिए। अवस्था पर में परिवर्तन, अवस्था मतलब क्या होता है, स्टेट में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकलना हो सकता है, या तापमान में परिवर्तन हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले बात समझना आपको परिवर्तन होता क्या है। तो किसी भी चीज़ के अंदर चेंज होना, किसी भी चीज़ के अंदर, लुक एट माई साइड, किसी भी चीज़ के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। अब परिवर्तन 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होता है अगर आप देखो तो रासायनिक परिवर्तन। अब आपको ये समझना है भौतिक परिवर्तन होता क्या है या इसको पहचानोगे कैसे। तो आपको ये सारे फालतू की चीज़ें याद नहीं रखना है। कीप इन माइंड, मैं फिर से कहता हूँ ये वाला चीज़ आपको याद रखना है, KIM, KIM, कीप इन माइंड। क्या देखो भौतिक परिवर्तन आपको पहचानोगे कैसे कि कहीं भौतिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपको देखो याद रखना, भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता है, नको फॉर्मेशन होता है नया पदार्थ का। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। देखो रासायनिक परिवर्तन का ही या रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल था डेफिनेशन में कि नया पदार्थ बनेगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या होता है, ये परिवर्तन अस्थाई नहीं होते। अस्थाई नहीं होने का मतलब क्या है, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। अब इसको समझो, इस परिवर्तन का एग्जाम्पल समझते हैं। आपको इस एग्जाम्पल से बहुत मज़े से समझ में आएगा। मान लो मैंने पास वाटर था और अरे यार क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास वाटर था ना, वाटर में ऑक्सीजन का वो बड़ा होगा, ये लिक्विड फॉर्म में था। मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त ने आया यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, यहाँ पे आग लगा दिया इसमें। इसका ये जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल साइन होता है, किसका साइन होता है, हीट का या कह सकते हैं फायर का। मेरे दोस्त ने यहाँ पे आग लगा दिया और जैसे ही इसने आग लगा दिया तो इसने क्या देखा कि ये वाटर गर्म होके गैस में बन गया, मतलब गैस बोले तो वाटर वेपर्स में बन गया। एक मेरा दूसरा दोस्त आया और इसने क्या किया, इसने यहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट कर दिया, टेम्परेचर को बहुत डाउन करने लगा। और जैसे ही इसने डाउन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर जो था यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि वाटर जो है वो क्या बना दिया, सॉलिड बन गया। मतलब क्या हो गया, वाटर जो है यहाँ पे बन गया आइस और यहाँ क्या बन गया, वेपर। हो यहाँ क्या बन गया, वेपर। वेपर आपको पता हो, वेपर मतलब क्या होता है, वाष्प होता है। वेपर मतलब क्या होता है बेटा, वाष्प होता है। और आइस मतलब तो पता है बर्फ़। और जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, मतलब द्रव्य स्टेट में था, द्रव्य स्टेट में था। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो उस पर फोकस करो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाटर का भी फॉर्मूला H2O है, इस वाटर का भी फॉर्मूला H2O है और इस वाटर का भी फॉर्मूला H2O है। लेकिन हो क्या रहा है, ये एक सॉलिड फॉर्म में है, यानी एक का स्टेट सॉलिड है, एक का स्टेट लिक्विड है और एक का स्टेट क्या है, गैस है। यानी यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा भाई। अगर ये लिक्विड होगा तो भी इसको H2O कहेंगे, अगर ये बर्फ़ होगा तो भी इसको H2O कहेंगे, अगर ये वेपर होगा तो भी इसको H2O ही कहेंगे। यानी कोई नया पदार्थ का परिवर्तन नहीं होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिवर्तन अस्थाई नहीं होगा। मतलब कैसा परिवर्तन होगा, यहाँ पे जितने भी परिवर्तन होंगे सारे के सारे रिवर्सिबल होंगे, मतलब वापस से कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो आइस को वापस से लिक्विड बना सकता हूँ, यानी ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा। मतलब मैं चाहूँ तो आइस को वाटर बना सकता हूँ और वाटर को क्या बना सकता हूँ, आइस बना सकता हूँ। सेम इसी तरह मैं चाहूँ तो वाटर को वाष्प बना सकता हूँ और वाष्प को क्या बना सकता हूँ, वाटर बना सकता हूँ। भाई सिंपल सी बात है, नहीं ये वाष्प है, अगर मैं इस गैस को ठंडा कर दूँ तो फिर से ये पानी बन जाएगा और इस पानी को गर्म कर दूँ तो फिर से ये वाष्प बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परिवर्तन अस्थाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह परिवर्तन अस्थाई नहीं है। अगर ये परिवर्तन अस्थाई नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ कैसे किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है भौतिक परिवर्तन। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में जो भी चीज़ें होती है वो अस्थाई नहीं होती, अस्थाई होती है। एक चीज़ को दूसरे चीज़ में वापस से बदला जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये दोनों बातें याद रखना है। भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन देख लेते हैं तो बहुत सिंपल सा है। जब किसी पदार्थ का आकार मतलब क्या हुआ समझो,
कोई लकड़ी का टुकड़ा था बड़ा, उसको मैंने काट के छोटा कर दिया, मतलब आकार में परिवर्तन हो गया। या रंग, वो लकड़ी पहले ब्राउन था, मैंने उस पर रेड कलर कर दिया, रंग में परिवर्तन हो गया है। ठोस, द्रव्य, गैस, इस तरीके से आदि में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रासायनिक संरचना नहीं बदलती। वाटर भी पहले H2O था, बाद में भी H2O है, और उसके बाद में वेपर में भी H2O है। यानी हम समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वो होता है जहाँ पे नया पदार्थ नहीं बनेगा, जहाँ पे रासायनिक संरचना नहीं बदलेगी, और ये परिवर्तन अस्थायी नहीं होता, मतलब ये परिवर्तन एक जगह से दूसरी जगह पे वापस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, जैसे कागज़ का फाड़ना। तो मान लो कि एक कागज़ था, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने इसको 2 भागों में फाड़ दिया, तो कुछ ऐसा हो गया। मान लो ये 2, तो ये पूछ दे कि कैसा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक? तो सिंपल सी बात है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कैसे भौतिक परिवर्तन है? कि भाई पहले कागज़, अगर मान लेते हैं कागज़ किसी एक्स केमिकल से बना है। किससे बना है? एक्स केमिकल से। तो ये जो छोटा वाला कागज़ का टुकड़ा होगा, तो ये भी तो एक्स केमिकल से होगा, ये भी एक्स केमिकल से बना होगा। केमिकल चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे, मतलब भौतिक परिवर्तन होगा। रसायन तो अभी भी सेम है, जो पहले जो कागज़ था वो अभी भी वही कागज़ का टुकड़ा होगा। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, बस पहले कागज़ बड़ा था, अब क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इस टाइप के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आपको सिंपल सी बात है, याद रखना वही चीज़ है, जस्ट उल्टा। यहाँ पे नया पदार्थ बनेगा। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। एक बार अगर कुछ बन गया तो बन गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बना के वाटर बना दिए, तो आप बना दिए, अब इसको वाटर और हाइड्रोजन में दोबारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दोबारा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता आसानी से। सेम जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर एक बार मैंने एक कागज़ लिया, एक कागज़ में मैंने क्या किया, मैंने मान लेता हूँ मैंने लिया कि एक कागज़ मतलब क्या है, एक पेज लिया, इसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि कागज़ में भी कार्बन होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे बचेगा राख। मैं आपको कह दूँ बेटा, ये राख और ये कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के वापस से मुझे कागज़ बना के दे दो, तो क्या आप बना के दे पाओगे बेटा? नहीं दे पाओगे ना। क्यों नहीं दे पाओगे? कि ये परिवर्तन वापस इस स्टेट में जा ही नहीं सकता। मतलब ये जितने भी परिवर्तन होते हैं सारे के सारे कैसे हैं? अस्थायी परिवर्तन है। एक बार हो गए तो हो गए, इसे बदला नहीं जा सकता है। इन परिवर्तन की खास बात ये भी होती है कि ऐसे इन परिवर्तन के अंदर क्या होता है, आपका एनर्जी, लाइट वगैरह आदि चीज़ें एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं, रिलीज भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। यहाँ पे चौथा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ही रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है देखा जाएगा, यहाँ पे देखना जाएगा रासायनिक संरचना में परिवर्तन। बेसिकली ये सभी चीज़ें कहाँ देखी जाएगी? रासायनिक परिवर्तन देखी कहाँ जाएगी? तो मैं एक लाइन में कहूँ कि रासायनिक परिवर्तन कहाँ देखी जाती है? रासायनिक अभिक्रिया में। भैया रासायनिक अभिक्रिया में ही तो आप रासायनिक परिवर्तन देख पाओगे ना, क्योंकि वहीं पे नया पदार्थ बनेगा, वहीं पे परिवर्तन अस्थायी होगा, वहीं पे ये सब चीज़ें रिलीज होंगी, वहीं पे रासायनिक संरचना में भी परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कोयले का जलना। अच्छा, अब इसको समझते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कोयले का मतलब क्या है? कार्बन। कोयला किससे बना होता है? कार्बन से। इसको जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाए तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसा हो गया? ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि कोयला ऑक्सीजन जब मिलकर आपस में जला तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगा? गैस होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? गैस होगा। कार्बन क्या होता है? सॉलिड फॉर्म होता है, क्योंकि कोयला कैसा है? यहाँ पे सॉलिड है। लोहे में जंग लगना, फिर से वही बात है कि यहाँ पे आयरन, Fe मतलब क्या होता है बेटा? आयरन। आयरन को हम किससे दिखाते हैं? Fe से। और इसका आयरन का मतलब तो को पता ही क्या हो गया? लोहा। अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगा दें और वाटर के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या बन जाएगा? Fe2O3.H2O। ये जंग का फॉर्मूला होता है, Fe2O3.XH2O, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ये फॉर्मूला होता है जंग का। ठीक है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। एक बार जंग लग गया तो आप उसको चाहकर भी दोबारा से आयरन नहीं बना सकते। वो जंग लग गया, वो लोहा क्या हो गया? अब खराब हो चुका है। तो अब हमारा यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट होता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण एवं जांच। ये अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने का सिंपल से 3-4 तरीके हैं। अगर ये 3-4 तरीके दिख रहे हैं तो इसका मतलब कन्फर्म है कि हो सकता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो। लेकिन फिर से सॉरी, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया, कन्फर्म। कोई भी चीज़ें कन्फर्म नहीं है। कैसे नहीं? आप इस बात को समझो। मैंने कह दिया अवस्था, देखो NCERT यहाँ पे आपको लिखेगी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको पता करने का तरीका यही है, अवस्था में परिवर्तन, ये गैस का निकलना, वही चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है।
कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको पता करने का पहला तरीका क्या है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा तरीका क्या है, रंग में परिवर्तन। तीसरा तरीका क्या है, तापमान में परिवर्तन। चौथा तरीका क्या है, गैस का निकलना। उत्सर्जन मतलब होता है गैस का निकलना। बट माई डियर स्टूडेंट, रिमेंबर वन पॉइंट, कीप इन माइंड। क्या लिखा है, KIM। अगर आपको MCQ में आ गया और बोल दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो या गैस में परिवर्तन हो, तो इसका मतलब क्या कंफर्म है वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो भी सकती है। वो हो भी सकती है रासायनिक अभिक्रिया और नहीं भी हो सकती, नॉट कन्फर्म। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो भी कन्फर्म नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ स्टेट का, मतलब किसका, अवस्था का ले लेता हूँ, क्योंकि पहला वही है। तो मैं ले लेता हूँ किसका, अवस्था। अवस्था वाले का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आपको समझो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे वाटर का था, अगर वाटर सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये आइस है। अगर मैं इसको वाटर को लिक्विड फॉर्म में ले आऊँ, किस फॉर्म में ले आऊँ, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में ले आया बेटा, लिक्विड फॉर्म में, तो भी ये वाटर है। और इसी वाटर को मैं किस फॉर्म में ले जाऊँ, गैस फॉर्म में ले जाऊँ, मतलब क्या बना दूँ, वेपर, तो भी क्या है, तो भी ये वाटर है। देख रहे हो, ये एक यहाँ पे देखो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है कि भैया पहले सॉलिड था, बाद में लिक्विड हो गया, बाद में क्या हो गया, गैस हो गया, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया कि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देख रहे हो कि अवस्था में परिवर्तन तो हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन है, बट फिर भी ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक संरचना क्या है, सेम है। यहाँ भी H2 है, वहाँ भी H2 है, वहाँ भी H2 है। यानी एक बात मुझे समझ में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया वही होगी जहाँ पे रासायनिक संरचना डिफरेंट हो या कोई नया पदार्थ बने। यहाँ पे पदार्थ कुछ नया नहीं है, पदार्थ वही है, H2O H2O H2O। तो इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होने से आप ये नहीं कह सकते कि रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अमोनिया। जैसे अगर नाइट्रोजन को तुम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो बनता है अमोनिया। अब आपको समझो, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी क्या है, गैस है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो तीनों का स्टेट क्या है, यहाँ पे स्टेट क्या है, तीनों का सेम है। तो आप जैसे कि बोलोगे भैया स्टेट सेम है, तो इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अवस्था में परिवर्तन तो नहीं हो रहा, कि अवस्था तो तीनों का सेम है, गैस गैस गैस। पर फिर भी ये क्या है, ये स्टेट सेम होने के बावजूद भी ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब पूछोगे कैसे है, बताओ, ये बता दो कैसे है ये। तो देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन एक अलग केमिकल है, हाइड्रोजन एक अलग केमिकल है, दोनों ने मिलकर बनाया नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया। अमोनिया एक अलग केमिकल है, आपने अमोनिया सुना भी होगा, खाद वाद में यूज़ करते हैं। जबकि नाइट्रोजन अलग गैस हो गया, हाइड्रोजन अलग गैस हो गया, तो इसने अमोनिया बना दिया, वो एक अलग गैस हो गया। तो ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। नाइट्रोजन को आप देखोगे तो इसकी रासायनिक संरचना ऐसे होगी, हाइड्रोजन की रासायनिक संरचना ऐसे होगी। जबकि आप अमोनिया को देखते हो तो अमोनिया की रासायनिक संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है ना। तो आप यहाँ पे समझ में आता है कि यार इनकी रासायनिक संरचना डिफरेंट है। और यहाँ पे अमोनिया एक नया पदार्थ है, इसको मैं नाइट्रोजन बोलता हूँ, इसको मैं हाइड्रोजन बोलता हूँ, इसको मैं अमोनिया बोलता हूँ, मतलब इन दोनों से मिलकर एक नया पदार्थ बना है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में कोई जरूरत नहीं है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो और गैस निकले तभी रासायनिक अभिक्रिया तुम मानोगे। रासायनिक अभिक्रिया मानने का सिंपल सा दो लॉजिक है हमारे पास। पहला लॉजिक क्या है, नया पदार्थ बनना चाहिए। दूसरा लॉजिक क्या है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर ऐसा कुछ दिखता है तो तुम समझ सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। यानी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, इन चारों चीज़ें कहीं दिखती है तो यहाँ पे पॉसिबल है। क्या है बेटा, ये पॉसिबल है कि क्या हो जाए, कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो। पॉसिबिलिटीज़ है, 100% इज नॉट कन्फर्मेशन, एवरी कहीं भी कुछ भी 100% कन्फर्म नहीं था, बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। अब इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल आपको समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख दिया, इसका मतलब आपको एग्जांपल से समझना है। जैसे कि पहला एग्जांपल हम लेते हैं अवस्था का, यानी स्टेट का। सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ किसका बेटा, सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए
स्टेट का सबसे पहला एग्जांपल, अरे यार सेम ही कलर हो गया क्या ये। सबसे पहला एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ बेटा, किसका, स्टेट का। स्टेट का एग्जांपल से आपसे समझ में आएगा आपको थोड़ा बेहतर तरीके से। कैसे समझोगे आप, ये समझो, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये वाटर लिक्विड है। अच्छा एक बात याद रखना, ये NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। जब आप NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करने जाओगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे बोलेगा, वहाँ पे लिख देगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, और पूछ देगा ये कौन से किस स्टेट में होता है। तो देखो हाइड्रोजन जब भी पानी बनाते हैं तो हाइड्रोजन गैस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में होता है, जबकि वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड। तो आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ों का अवस्था पहले गैस था, बाद में लिक्विड हो गया, यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे। 100% हम कह नहीं सकते, बट यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है कि अवस्था में परिवर्तन होना भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा जिंक, जो कि सॉलिड होता है। अगर आप जिंक को देखो तो सॉलिड होता है। H2SO4, H2SO4 क्या है बेटा, एसिड है। क्या होता है H2SO4, एसिड। इसका नाम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना प्लीज़, सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे अगल बगल अल्ले मोहल्ले हर एक बंदा आपसे पूछ सकता है, बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है जिंक सल्फेट, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पे देखो एक सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है, जबकि जो जिंक सल्फेट बना है वो सॉलिड है, और हाइड्रोजन क्या बना है, गैस। गैस तो कहीं था भी नहीं, यहाँ पे पर क्या बन गया, गैस बन गया। तो यहाँ भी क्या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रंग में परिवर्तन। आपका सवाल ये है कि क्या हमें सर ये सब चीज़ें याद करनी है, तो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये याद नहीं करनी, आपको ये सारे केमिकल रिएक्शन याद नहीं करने, आपको समझना है कि ऐसा होने पे भी ऐसा हो सकता है। हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ऐसा हुआ तो हो सकता है, लेकिन ये वाटर वाला तो याद कर लेना, ये वाला भी याद कर लेना। आप बोलोगे कैसे याद कर लें यार, ये केमिकल तो हम पहली बार सुन रहे हैं, याद हो सकता है। तुम कुछ मत याद करो, बस तुम ये याद कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। बाकी सारी चीज़ें याद करवाना मेरी गारंटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सब कुछ याद करवा के जाऊँगा। कब, जब इस चैप्टर के एंड होगा तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना भी आ रहा होगा, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना आ रहा होगा, आपको केमिकल बनाना आ रहा होगा। आपको पता होगा कि कोई जिंक सल्फेट बोल लिखा है तो जिंक सल्फेट ZNA2SO4 नहीं हो सकता, जिंक सल्फेट ZNSO4 ही होगा, ZN2H2O4 नहीं हो सकता। इसका केमिकल करेक्ट फॉर्मूला यही है। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगा, जब मैं इस चैप्टर को एंड करूँगा, इस चैप्टर के सारे लेक्चर ले चुका हूँ, तो आपको हर एक केमिकल रिएक्शन, हर एक चीज़ आपको डिटेल में अच्छे से पता होगी। अच्छा हम दूसरा टॉपिक ले सकते हैं, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका कलर कैसा होता है बेटा, जामुनी कलर होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला कोई पूछ दे तो आप लिख सकते हो KMnO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। याद करना है करो, नहीं याद करना है मत करो, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद याद करवा दूंगा, लेकिन अभी आप जान जाओ पोटेशियम को क्या कहते हैं, K। परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है MnO4। तो ये कैसा कलर का होता है बेटा, ये होता है पर्पल कलर का। लेकिन जब आप इसमें एसिड डालते हो सिट्रिक अम्ल, तो यहाँ पे होता है केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से क्या होता है, ये जो इसका पर्पल कलर होता है ये डिसअपेयर हो जाता है, और ये कैसा बन जाता है, कलरलेस, यानी ये कैसा बन जाता है, रंगहीन, यानी इसका कलर गायब नहीं होता। तो ये भी केमिकल अभिक्रिया का उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट में मैं सिट्रिक अम्ल मिलाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, इसका कलर गायब हो जाएगा। इसी तरह होता है एक और केमिकल पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है ऑरेंज कलर का, लेकिन जब तुम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हो तो ये ऑरेंज से किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, हरा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला याद करना तो लिख लो K2Cr2O7, याद कर लोगे अच्छा रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4, ये याद करना होगा, इसमें कोई ट्रिक तो होता है बट फिर भी वही कोई लॉजिक नहीं है। दो चीज़ें याद कर लो, पोटेशियम परमैंगनेट MnO4, डाइक्रोमेट Cr2O7। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 4th चैप्टर में आपको बहुत काम आएगा। 4th चैप्टर में आपको ये दोनों केमिकल दिखेंगे और वहाँ पे इसका बहुत यूज़ है, तो इसलिए अभी से याद करके चलोगे अच्छा है ना, ईजी टू पीजी होगा। 2-3 बार अभी और रिपीट कर दूंगा मैं तो और आसान हो जाएगा याद करना, तो पहले हम सुने रहेंगे ना सारी चीज़ें। अगर ताप में परिवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कलर वाला हम बाद में भी देख लेंगे जब अपने टाइम पे पढ़ेंगे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, तो देखेंगे वहाँ पे क्या क्या कलर चेंज है। लेकिन ताप में परिवर्तन ये अब ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखो समझो, आपने चूना देखा है, आप सफ़ेदी करते होगे बेटा, आपने कभी घर में अपने सफ़ेदी की होगी दीवार में, तो आप क्या लाते हो, आप लाते हो एक चूना का पाउडर, है ना, वो सफ़ेद कलर का ढेले वाले चूना वो दे देते हैं, है ना, उसे कहते हैं चूना पाउडर। चूना पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम दुकान से खरीद कर लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड।
इसी का दूसरा नाम है हिंदी में अनबुझा चूना। क्या कहते हैं इसको? अनबुझा चूना। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये वो है जो हम दुकान से खरीद के डालते हैं। इंग्लिश मीडियम में इसी को कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, किसी भी बोर्ड में, CBSE बोर्ड में सीधा पूछता है क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, अनबुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड। जब भी तुम ये चूना खरीद के लाते हो तो तुम्हें सफ़ेदी करना होता है, तुम सबसे पहले इसको बड़े से ड्राम में डालते हो, इसको टुकनी करते हो, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हो, इसमें पानी डाल देते हो। क्या डाल देते हो? पानी। यानी कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या डाल देते हो? वाटर डालते हो। जैसे ही वाटर डालते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पर बनता है एक इसका घोल बन जाता है। उस घोल को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो घोल बना, इसी घोल का नाम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या डाला? H2O, पानी डाला। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी Ca था, Ca में एक O एक्स्ट्रा जुड़ गया है। एक O तो पहले से था, एक O ये वाला जुड़ गया है, यानी O2, और ये दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन, CaOH2। इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हिंदी में कहा जाता है बुझा हुआ चूना, और इंग्लिश में कहते हैं इसको साल्क लाइम। तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, क्विक लाइम में क्या करे कि वो साल्क लाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो क्विक लाइन में अगर आप पानी डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साल्क लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अनबुझा हुआ चूना में अगर आपने पानी ऐड कर दिया तो वो बुझा हुआ चूना हो गया। दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि भैया बताओ क्या यूज़ करेंगे कि किसी अनबुझा चूना बुझा हुआ हो जाए। तो पहला सवाल हो गया भैया पानी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करेंगे? पानी। दूसरा सवाल पूछते हैं, अनबुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसको कई बंदे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह देते हैं, कई बंदे कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। परफेक्ट नाम हुआ कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, क्योंकि दो लगा, दो का मतलब डाई। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बस आपको इतना तो याद होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी आप चूने के पाउडर में पानी डालते हो तो पानी गर्म हो जाता है ना, तो छोटे छोटे बुलबुले आने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पानी गर्म हुआ। अब पानी गर्म हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी निकली होगी कहीं से, तो गर्मी निकली हुई होगी ना। तो ये बुझा हुआ चूना में कुछ गर्मी रहा होगा, वही गर्मी निकला होगा। तो ये क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी निकलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? पानी गर्म हो जाती है, यानी टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। यानी आपको सबसे अच्छा एग्जांपल तो ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर चेंज का तो ये याद रहेगा कि भैया जब मैं चूना का पाउडर लाता हूँ, उसमें चूना डालता हूँ, पानी डालता हूँ, तो वो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, थोड़े बुलबुले निकलते हैं, और पानी गर्म हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है, और आपको ताप में परिवर्तन का ये याद हो गया। दूसरा, आपने अगर यूट्यूब वगैरह बहुत वीडियो देखा हो तो वहाँ पे बहुत कॉमन एक दिखता है कि कुछ लोग एक छोटा सा वाइट कलर का, बहुत चमकीला कलर का एक पदार्थ होता है, उसको पानी में फेंकते हैं और आग लग जाती है। उसको हम कहते हैं सोडियम। उस जो छोटे से वो जो चमकीले कलर का जो होता है पदार्थ, उसको हम क्या कहते हैं? सोडियम। जब भी सोडियम को हम पानी में फेंकते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या निकलती है? एनर्जी। बेसिकली बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन है। थर्ड चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे कि यहाँ पे पहले सोडियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उस हाइड्रोजन गैस में आग वाग लगेगा, फिर सोडियम ऑक्साइड वापस से वाटर से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वो सब चीज़ अभी नहीं जानना है, अभी अपने को बस इतना समझना है, सोडियम को पानी में फेंकते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आग निकलती है, यानी गर्मी होती है ना। आग जब भी हुआ ना, जब कहीं धमाका हुआ तो क्या हुआ? गर्मी होगी। यानी यहाँ भी क्या होता है? एनर्जी बेटा रिलीज होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? तापमान में परिवर्तन होगा। इन दोनों ही जगह पे क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ेगा। क्या होगा बेटा? तापमान बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने अपने क्लासरूम में कंफर्म कह रहा हूँ कि ये वाला प्रैक्टिकल तो आपने अपने क्लासरूम में किया होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपकी NCERT ने यहाँ पे दे रखा है। ये रहा देखो, जस्ते को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना। जस्ता बोले तो कुछ नहीं बेटा, जस्ता बोले तो जिंक ही होता है। जस्ता को क्या कहते हैं? जिंक। तो मैं देखता हूँ कि अधिकतर स्कूल वाले जो टीचर्स होते हैं ये इसको करवाते हैं, हमारे यहाँ भी करवाया गया था। ठीक है, अच्छा, मैं आपको टेलीग्राम पे 2 नोट्स भेजूंगा। एक वो नोट्स जिसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें ऐड की हैं ताकि आप उसको भी देख लीजिएगा, और एक वो नोट्स होगा जिसमें मैंने चीज़ें कुछ भी ऐड नहीं किया, परफेक्ट सिंपल सा नोट्स होगा जो मैंने बनाया है ना। बहुत ज़्यादा घिचमिच हो गया, नोट्स हमारे कवारा हो गए, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं यार। तो यहाँ पे क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। ठीक है, ये वाला रिएक्शन हमने अधिकतर लोगों ने क्लासरूम में किया होता है। क्या होता है कि हमारा टीचर जो होता है वो एक बोतल लेता है, बीकर, उसमें डालता है कुछ जिंक, और ऊपर से हमारे डालता है H2SO4। तो आप देखते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे गैस निकलने लग जाते हैं।
ठीक है। तो वो गैस कौन से होते हैं? वो गैस होते हैं हाइड्रोजन गैस। और जैसे ही ये H2SO4 डालेगा इस जिंक में, ये ना बहुत गर्म हो जाता है। कई बार जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था अपने टाइम पे, तो मेरा बीकर ही ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, मैंने खुद किया था तो बीकर ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा H2SO4 डाल दिया था, है ना। तो ये बात आपको समझना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होता है। रिलीज होने से क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, और कई बार ग्लास ट्यूब भी फट जाता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब, है ना, याद रखना है। ये जो होता है ना इस टाइप वाला, इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब। लिख लो एक रफ कॉपी में। अच्छे, आपको क्या, ठीक है बॉस, आपने ये बता दिया कि केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी बढ़ता है, कुछ ऐसा ही बता दो जिसमें एनर्जी घटता हो। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेरियम हाइड्रोक्साइड। एक बार देख लो, याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना, मैं नहीं कहूँगा याद करो, बट एक बार देख लो क्या है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब सोडियम क्लोराइड में डालते हो तो BaCl2 बनता, अमोनिया गैस बनता, वाटर बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप ये केमिकल रिएक्शन करवाओगे, उसके बाद जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन होगा, मान लो कि ये केमिकल आपने इसमें डाला, इसके बाद ये केमिकल बन गया, तो ये वाला जो टेस्ट ट्यूब होगा पहले बहुत गर्म होगा, बाद में बहुत ठंडा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया जी, ठंडा कैसे हो गया? तो होता क्या है कि जब आपने ये केमिकल डाला तो टेस्ट ट्यूब पहले गर्म था, क्योंकि सनलाइट इन सब की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस के अंदर कुछ तो गर्मी होती है ना भाई। अपना हाथ छुओगे, गर्मी में बैठोगे तो हाथ थोड़ा बहुत तो गर्म होगा ही। कोई सामान बाहर धूप में रख दो तो थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो उस गर्मी को क्या करता है, केमिकल सोख लेता है, और सोख के क्या करता है, अपना रिएक्शन करवा के ये सारी चीज़ें बना देता है। तो ये क्या करता है, ये एनर्जी सोख लिया, यानी इस गर्मी को क्या किया, सोख लिया। सोख लिया, जैसे ये गर्मी इस केमिकल ने ले लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये जगह ठंडा हो गया। समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आपको याद नहीं करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, याद बिल्कुल नहीं करना है, बट एक बार जान जाओ कि इससे एक ऐसा भी कुछ होता है जहाँ पे केमिकल डिक्रीज भी होता है। गैस का निकालना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है भैया ये, है ना। और इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जिंक में अगर H2SO4 डालेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसको याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्यों याद रखना, क्योंकि बाबू हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे होता है, आपके पेपर में सीधा सीधा सवाल आता है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो। 2 बार सवाल आ चुका है, CBSE बोर्ड में तो पता नहीं कितनी बार आया है ना। आपसे सीधा पूछेंगे बताओ हाइड्रोजन गैस कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा जवाब है, हाइड्रोजन गैस कैसे बनाओगे, तो हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का मतलब क्या था मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल। इसके साथ रिएक्शन करवाते तो बनता है जिंक सल्फेट। क्या बनता है, जिंक सल्फेट। इसको कहते हैं बेटा जिंक सल्फेट। इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर ले जाएं। जिंक सल्फेट प्लस में क्या निकलता है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस निर्माण करने का क्या है, प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। दूसरा एक और है ना। अगर आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा तरीका होता है, सोडियम कार्बोनेट को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको आगे पढ़ना होगा, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, सेकंड चैप्टर में पढ़ना होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये आपसे मेरा वादा है, अगर आप याद कर पाओ तो ठीक है। जिन बच्चों को आता है उनको पता है, सोडियम कार्बोनेट में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। आपको याद रखना, किसी भी कार्बोनेट में CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। किसी भी कार्बोनेट में, मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, किसी भी कार्बोनेट में आप क्या ऐड करो, एसिड, तो क्या बनेगा, 2 चीज़ तो कन्फर्म है बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर, कन्फर्म है। कोई भी कार्बोनेट, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कोई भी दुनिया का कोई भी कार्बोनेट, अगर उसमें आपने एसिड डाला, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे हाइड्रोजन एसिड हो, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड हो, कुछ भी हो, हाइड्रोजन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा। सॉल्ट डिपेंड करता है कि आपने इसके साथ क्या रखा था, उसके हिसाब से सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो सॉल्ट भी याद कर लेना, है ना। यानी कोई भी मेटल कार्बोनेट, है ना, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल, सोडियम पोटेशियम कुछ भी डालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ बन जाता है, सॉल्ट। ये रहा सोडियम सल्फेट, क्या है, सॉल्ट है। और छेप इम्पॉर्टेंट, और छेप के बारे में आपकी NCERT ने यहाँ पे तो नहीं लिखा है और छेप के बारे में कुछ भी, इसमें सिर्फ 4 पॉइंट ही ऐड किए हैं। आप देखोगे तो इसमें और छेप नहीं दे रखा है, लेकिन जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे, द्विस्थापन अभिक्रिया तक पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे एक वर्ड दिख जाएगा, और छेप। और छेप को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट, या कई बार इसको छोटे से वर्ड में लिख जाता है PPT। मतलब क्या होता है आपको समझो, पोटेशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके इसके ऊपर, क्योंकि ये NCERT जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक ना क्रियाकलाप में ये इक्वेशन के बारे में बता रखा है, थोड़ा सा जिक्र किया रखा है। और आप यकीन मानो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम बेटा ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछा गया है। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ ये सारी बातें, मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ, मेरे खुद के 10 CGPA मार्क्स थे। और इन सब के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने लास्ट 3 to 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स मैंने CBSE बोर्ड के बच्चों को, बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है।
उन बच्चों के 1995 नंबर आए हैं CBSE बोर्ड वालों के, तो खास तौर पे बहुत इजी पीजी पेपर आता है। बिहार बोर्ड में भी मैंने 85 प्लस बच्चे वाले बहुत सारे हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत इजी पीजी पेपर आता है, आपको ये याद होना चाहिए। पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लेड नाइट्रेट में रिएक्शन करवाते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट। पीबी का मतलब होता है बेटा लेड, जो शीशा होता है ना, जो कांच वाला, ये वाला कांच नहीं है, लेड मतलब एक शीशा ही कह सकते हो। लेड नाइट्रेट जब इसके साथ इसका रिएक्शन बनता है तो बनाता है PbI2 प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। ये सारे रिएक्शंस आप बाद में सीख जाओगे, इनका नाम भी बोलना सीख जाओगे किसको क्या बोलते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट लेक्चर है ना। पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे जो KI को PbNO3 से रिएक्शन करके PbI2 बनता है, यहाँ पे इसका जो कलर होता है ये येलो PPT होता है। कैसा PPT होता है, येलो PPT होता है, आपको याद रखना है। कई बार सीधा पूछेगा मैं लेड नाइट्रेट, क्वेश्चन कैसे आता है CBSE बोर्ड में बताता हूँ, बोलेगा लेड नाइट्रेट, इसका पूरा नाम क्या हुआ, लेड NO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड, KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड, है ना, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो पूछेगा कौन सी कलर का PPT बनता है। तो पहला क्वेश्चन, कौन सी कलर का PPT बनता है, येलो कलर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड वाले भी ध्यान से सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येलो कलर का PPT बनता है। दूसरा सवाल पूछता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, लेड आयोडाइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, PbI2 को क्या कहते हैं बेटा, लेड आयोडाइड, क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड, PbI2, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला इसको याद कर लेना। एक सेम इसी तरह होता है, अगर आप बेरियम क्लोराइड को वाटर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालोगे तो BSO4 बेरियम सल्फेट बनता है, प्लस में HCl बनता है। इसका कलर कैसा होता है, वाइट PPT। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड का आपको केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए अभी तक तो, क्योंकि कम से कम मैंने 5-6 बार सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। आपको इसको अच्छे से एक बार पढ़ना है, गो थ्रू कर लेना है, रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से देख लेना है, इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेना है, इस चार्ट को अच्छे से बना लेना ताकि आपको पता हो आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। इन सभी नोट्स को अच्छे से बना लेना। बाकी मैं ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी एक अपना नोट्स बनाते हो तो पेपर में बहुत थोड़ा ईजी होता है। अगर आपके पास अपना नोट्स नहीं तो आप इसको बाद में प्रिंट आउट करवा सकते हो। थोड़ा राइटिंग खराब हो चुका है मुझे पता है, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी, तो मैं इसमें 2 नोट डाल दूँगा, एक वो जो मैंने ऐड किया उसके बाद का, एक वो नोट जो ऐड नहीं किया उसके पहले का। आपको जो सा अच्छा लगे आप वो भी प्रिंट आउट करवा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, जो छोटे भाई बहन उनको शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस ऑल ऑफ यू टू कम दी टॉपर थिंक चैनल। बाय बाय।